जेक चलो एक फोटो लेते हैं। संभल कर, कहीं कपड़ों पर आइसक्रीम ना लग जाए। ओह माय गॉड जेक, देखो एक स्नो बनी। चलो फोटो लेते हैं ना, कम ऑन। जेक अरे यार। अरे संभल कर, वरना इस पॉपकॉर्न से ज्यादा स्टैटिक लग जाएगा। टीवी कोई च्यू टॉय नहीं होता है, जानते हो ना। अरे कितना साफ है कि कुछ होने वाला है। सीधा सीधा दरवाजा खोल के सबके सब वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हैं? और ये मूवीज में लोग इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? जेक की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। देखो तो उसे मूवी को लेकर इतना गुस्सा हो रहा है। वेल, उनमें कॉमन सेंस होता तो ये मूवीज 12 मिनट में खत्म हो जाती ना। ये वैम्पायर्स तो रात के भयानक से राक्षस होते हैं ना। और ये मूवीज में हमेशा बुढ़ा आदमी क्यों होता है जिसकी हड्डियां खराब हो, बड़े दांत हो, जेल लगाता हो बालों में और फेस पर बेबी पाउडर लगाता हो। बेब चिल करो, अगर तुमने रिलैक्स नहीं किया ना तो तुम उस वैम्पायर जैसे दिखने लगोगे। मेरी बात सुनकर जेक की हंसी छूट गई। सही कह रही हो, मैं और पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। ओह माय गॉश, क्या तुम अपने आप ही गिर गए? मैं उसकी मदद करने जाने वाली थी कि अचानक वो पुशअप्स करने लगा। तुम क्या बात कर रही हो? मेरा अचानक से मन कर गया पुशअप्स करने का। जेक भी ना वहाँ से ऐसे उठ के चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो किचन में गया और उसने पॉपकॉर्न का एक और बोल बनाया। उसके किचन की तरफ देखा तो इतना सारा जंक फूड देखकर मुझे थोड़ी घिन आ गई। शायद इतना गिरते पड़ते इसलिए रहते हो क्योंकि खाना बहुत बेकार खाते हो। मैं अपने शेफ को बुलाकर अच्छा खाना बनवा के रख दूंगी। बड़े ड्रामे के साथ जेक ने आह भरी। क्या तुम उस खाने के बारे में बात कर रही हो जो लियोनार्ड के हमले के बाद मैंने ठीक होते वक्त खाया था? सीरियसली, मैं वैम्पायर से दोबारा मुक्के खा लूंगा, लेकिन उस उबले हुए घास फूस की तरफ मैं जाऊंगा भी नहीं। मैंने भी अपनी आंखें मींची। तुम शिकायत कर रहे हो कि मैंने तुम्हारा ध्यान रखना चाहा? ये तुमसे किसने कहा? मैरियन की देख रेख में ठीक होना ये तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। जेक के घायल होने की याद अचानक मेरी आंखों के सामने आ गई और अचानक मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी थी, इसीलिए कम से कम तुम्हारा ख्याल तो रख ही सकती थी। अपने खूबसूरत चेहरे से ये शिकंद हटा दो। मुझ पर उस पागल वैम्पायर ने हमला किया क्योंकि मैं बीच में आ गया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि मुझे चोट लग गई थी, तो प्लीज गिल्टी फील करना बंद करो। पर मैं ही तो इसका कारण थी। सुनो मैरियन, भले ही 1000 बार लड़ना पड़ जाए ऐसी अलौकिक चीजों से, पर तुम्हें बचाने के लिए मैं लड़ूंगा। खून रुक जाएगा, घाव भर जाएंगे और टूटी हुई हड्डियां भी एक साथ जुड़ ही जाएंगी एक न एक दिन। काफी ताकतवर हूं मैं, थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर। पता नहीं क्या जादू था जेक में जो मुझे सच में लगने लगा सब ठीक हो जाएगा। तो फाइनली मैं मुस्कुरा दी। भरोसा करो तुम पर, एक ही मुक्का खाकर बेहोश हो गए थे तुम। वो लड़ाई बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। मुझे एक वैम्पायर ने मारा था जिसके पास सुपर पावर्स थी। वो मुक्का एक ट्रेन की तरह लगा था। मुस्कुराकर मैंने जेक के कंधे पर सर रखा। थैंक यू जेक, बचपन में भी तुमने मुझे कई बार बचाया है। इतने सालों बाद हम मिले फिर भी तुम जरा भी नहीं बदले। इस बात की मैं शुक्रगुजार हूँ और वादा करती हूँ तुम्हें दूंगी मैं अपनी सबसे प्यारी अच्छी मैरियन केयर जिंदगी भर। मुझे प्रपोज कर रही हो? मैं तुरंत पीछे हो गई। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मुझे तभी समझ आया था कि मैंने क्या कह दिया। क्या नहीं, मतलब अभी अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है और
रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुस्कुराते हुए मैं मुड़ी तो मैंने अपने आप को शीशे में देखा। खुद को देखकर सहम गई। अपने असली रूप को देखकर अब भी घबरा जाती हूँ। कभी कभी मिस करती हूँ मेरे बालों की वो सफेद लट और 2 रंग की आँखें। अपने ही ख्यालों में मैं खोने लगी और मेरी आँखों के सामने आया संगे मरमर जैसी त्वचा वाला एक चेहरा। ए! ओह सॉरी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सॉरी, ध्यान भटक गया था। क्या कह रहे थे तुम? पूछ रहा था कि अगले हफ्ते तुम फ्री हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं, रिलैक्स करते हैं, पार्क की ताजी ताजी हवा खाते हैं। जैसे वंडरफुल पार्क? जानती हो क्या, ये बुरा आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा आइडिया है। मेरे आइडियाज हमेशा बेस्ट होते हैं। अरे 1 मिनट रुको, ये पार्क वाला आइडिया मेरा था, तो इतने बढ़िया आइडिया का 50% पार्ट तो मेरा है। मदद करो, कोई तो मदद करो। जेक के जैसा केस हमने पहले कभी नहीं देखा है। वो बस 23 साल का है, पर इसके टेस्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं कि इसके इंटरनल ऑर्गन 40 साल की उम्र के इंसान के हैं। आई एम सॉरी, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है डॉक्टर? कोई गलती हुई होगी, है ना? हम कॉन्फर्मेशन और आगे की जांच पड़ताल के लिए कुछ और टेस्ट आगे करेंगे, मैं और मेरी कॉलीग, और आगे की जांच। अभी के लिए बस इतना ही मिस मैरियन। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज नर्सेस से पूछने में हिचकिचाइएगा मत। थैंक यू डॉक्टर, आप भी अपना ख्याल रखिए। मैं जानती थी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें वंडरफुल पार्क आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। ये बेकार आइडिया था। तुम्हें मेरी वजह से चोट पहुंची है। जेक, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कमजोर हूँ। अब चिंता करना बंद करो और अपने आंसुओं को पोंछ लो। बस इतना ही? और कुछ अलग नहीं लग रहा? जेक ने मुस्कुराकर मेरे गाल से आंसू पोंछे। मैंने भी कोशिश करके खुद को संभाल लिया ताकि उसे मेरी चिंता ना हो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स की उम्र तेजी से बढ़ रही है। हो ही नहीं सकता, मेरे रिजल्ट्स किसी बुढ़े के साथ एक्सचेंज हो गए होंगे, और कुछ नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता थी ही नहीं। वो सही होगा, डॉक्टर से कुछ गलती हो गई होगी, पर पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही थी। फिर भी मुस्कुराने के लिए मैंने खुद को फोर्स किया। सही कह रहे हो, पर फाइनल रिजल्ट का वेट करना होगा। अच्छा, वैसे तुम्हें कुछ चाहिए? वैसे चाहिए तो था। जेक ने मेरे होठों को देखा और मैं घबरा गई। क्या वो सीरियसली इस वक्त किस करने के बारे में सोच रहा था? हमारे बॉटल्स और नोटबुक्स टीनेजर्स के लिए बेस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। अभी उसका समय नहीं है जेक। जो तुम सोच रही हो वो नहीं है बुद्धू। मैं बस चाहता हूँ कि तुम घर जाकर आराम करो, काफी थकी हुई लग रही हो। पर मेरी चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स आते ही होंगे यहाँ पर, तुम्हें खबर देता रहूंगा। तुम जाकर अच्छे से खाना खा के सो जाओ, क्योंकि तुम मेरी हॉस्पिटल रूममेट बन जाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। और कसम से हॉस्पिटल के गाउन में बहुत बुरी लगोगी तुम। ठीक है मेरी सिली टाइगर, अब तो बात माननी पड़ेगी। दरवाजा खुला और जेक के पेरेंट्स कमरे में आए। वो बहुत चिंता में थे। ओ देखो, ये आ गए। हाय मॉम डैड, कैसे हो आप? मिस्टर और मिसेस डोनोवन के चेहरे पर चिंता तुरंत राहत में बदल गई। वो दोनों मुस्कुराते हुए हमारे पास आए। हेलो मिस्टर मिसेस डोनोवन। हेलो स्वीटी। जेक का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। अब जाकर तुम आराम करो, हम संभाल लेंगे। सोने के पहले अच्छे से खाना मत भूलना। घर जाकर आराम करो बच्चे, अपने पेरेंट्स को मेरा नमस्ते बोलना। ठीक है मिस्टर डोनोवन। घर जाकर मुझे कॉल करना। मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम जेक, मैं कल वापस आऊंगी। गुड नाइट। मैंने सबको बाय कहा और जाने के लिए मुड़ी।
दरवाजे से जाते जाते जेक ने मुझे एक फ्लाइंग किस दी। हंसते हुए मैंने उस किस को पकड़ने का नाटक किया और आंख मारी, फिर दरवाजा बंद कर दिया। जेक! मैं बोल पड़ी। इतनी जोर से सांस लेने की कोशिश की जैसे मैं डूब रही हूँ। मेरा चेहरा पसीने से एकदम ठंडा पड़ चुका था। सीने के अंदर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कांपते हाथों से मैंने नाइट स्टैंड पर रखे अपने फोन को लेने की कोशिश की, लगभग लैंप को भी गिरा दिया। फोन मिलने पर मैं हिम्मत करके उठी और कांपते हाथों से तुरंत जेक का फोन नंबर डायल किया। जेक का फोन बजा। बहुत लंबे समय तक वो बजता रहा। हर घंटी के साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे डर में बदल रही थी। आखिरकार घंटी बंद हुई और मुझे एक आवाज सुनाई दी। हेलो जेक, क्या तुम ठीक हो? भाई, तुम्हें गए हुए तो बस 3 घंटे ही तो हुए हैं। इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगी क्या? मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। सीरियसली बेब, थोड़ा आराम करने की कोशिश करो। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, प्रॉमिस। वैसे तो जेक का दिलासा जादू की तरह काम करता है, पर आज नहीं। उस भयानक सपने के बाद नहीं। पर मैं नहीं चाहती कि जेक मेरी चिंता करे, तो मैंने कोशिश करी कि मेरी आवाज में खुशी दिखे। ओके, तुम कहते हो तो तुम्हारी आवाज सुनकर नींद आ जाती है। नाइटी नाइट टाइगर। ये हुई ना बात। गुड नाइट बेब, और रात को मेरे सपने देखना। ओह जेक, तुम्हें क्या पता। मैंने एक गहरी सांस ली, पर मेरे दिल में बेचैनी का तूफान बढ़ता जा रहा था। फिर मेरी आंखें एक कैबिनेट की तरफ गईं, जो मैंने जानबूझ के कमरे के कोने में रखा था। फिर मैं बिस्तर से उतरी और सीधा कैबिनेट की तरफ गई। ड्रॉअर खोलकर मैंने ढूंढना शुरू किया और आखिरकार मुझे वो मिला जिसकी मुझे तलाश थी। ये वो लॉकेट था जो मैग्नस ने मुझे दिया था। इसे वापस करने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने इसे अपने ड्रॉअर के अंदर छुपा के रखा था। मैं इस चीज को दोबारा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि ये मैग्नस और जेक दोनों के लिए फेयर नहीं है। पर मैं जानती हूँ कि यहाँ कुछ तो चल रहा है और सिर्फ एक इंसान है जो मुझे जवाब दे सकता है। एक गहरी सांस लेके मैंने खुद को संभाला और फिर बिना डरे मैंने लॉकेट का बटन दबाया। मैंने अपनी सांस रोकी, खुद को तैयार कर रही थी उस पल के लिए जिसमें मैं मैग्नस से फिर से मिलूंगी। एक सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा था। हर एक पल के साथ मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ती जा रही थी और हर धड़कन के साथ मैग्नस का चेहरा मुझे दिखाई देता। और फिर मैग्नस। मैंने लॉकेट की तरफ देखा। मुझे अब भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने एक और गहरी सांस भरी और इस बार जोर से लॉकेट दबाकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट होकर मैं लॉकेट दबाती रही और फाइनली रुक गया। मैंने अपनी आंखें खोली। लगता है पेंडेंट में जादू बचा नहीं। मैं हैरान हो गई। क्या ये हो सकता है कि मैग्नस ने इस लॉकेट से अपना कनेक्शन तोड़ दिया हो? धीरे धीरे मुझे सच का एहसास हुआ और मेरे दिल में उम्मीद का दिया बुझने लगा। मैंने पेंडेंट को अपने सीने से लगाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वाकई कुछ भी नहीं किया जा सकता है? अचानक जेक की शक्ल मेरी आंखों के सामने आई। वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था, मुझे दिलासा दे रहा था। इतनी चिंता मत करो बेब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक मुझे लगने लगा कि मेरे दिल में आग लगी है। मेरे अंदर की योद्धा जाग गई है। मैंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। फिर मैं अपनी अलमारी में गई, अपना कोट और हैट उठाया और अपनी गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर चली गई। अभी भी आधी रात ही थी, लेकिन मैं पूरी स्पीड से मैग्नस के मैंशन की तरफ जा रही थी। मैं तेजी से जंगलों के रास्ते से जा रही थी। पेड़ धुंधले पड़ने लगे। मैंने कभी कार इतनी तेज नहीं चलाई थी, पर लग रहा था कि अब भी बहुत धीरे चल रही है। अचानक एक आवाज से मेरा ध्यान टूटा। फिर देखा कि कार की स्पीड कम होने लगी है और फाइनली वो रुक गई। मैंने दोबारा एक्सेलरेटर दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। मेरी नजर गेज पर गई तो खुद पर गुस्सा आया। ओह कम ऑन! मैं इतनी ज्यादा जल्दी में थी कि गाड़ी में पेट्रोल डालना ही भूल गई। ये कोई मजाक है क्या? मैंने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और पहिए पर एक लात मारी। अब मेरे कानों पर जंगल की आवाजें पड़ रही थी। अपना फोन निकालकर मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और फिर बिना डरे मैं रास्ते के बीचों बीच चलने लगी।
पता नहीं मैं कितनी देर से चल रही थी, पर जब मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। अकेली आधी रात में घने जंगल के बीच चलती हुई। उस सुनसान रास्ते पर चलते हुए एक कौवों का झुंड शायद मुझे देख रहा था। मेरे कदमों की आवाज उन कौवों की काँव काँव और जंगल की आवाजों के बीच घुलने लगी थी। मुझे बेचैनी होने लगी, पर कोशिश करी कि ज्यादा ना घबराऊं। ओह जैक, काश तुम यहाँ होते तो मुझे रोक लेते। काफी टाइम हो गया था। इस घने जंगल के कोहरे के बीच फाइनली मुझे रोशनी की हल्की सी किरण दिखी। ये मैग्नस के मैंशन के दरवाजे पर लगी लैंप की थी। मैं चलती रही, पर लग रहा था कि कौवे पास आते जा रहे हैं। कान चीरने वाली उनकी आवाज लग रहा था कि तेज होती जा रही है, जैसे मुझे कह रहे हो कि भागो, मुड़कर मत देखना। लेकिन मैं चलती रही। अंधेरे के बादल आ गए, धीरे धीरे चांद को छुपाते हुए। आसमान में अचानक बिजली चमकी और बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट हुई। घबराकर मैं सहम गई, लेकिन खुद को शांत करना था। दोबारा बिजली गिरी और अचानक आसमान में कौवे और ज्यादा बेचैन होकर चिल्लाने लगे। मैंने नजरें घुमाई तो देखा कौवे और पास आ गए थे। मैंने खुद को थोड़ा पीछे किया। उनकी आवाजें मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थीं। उनकी डरावनी आंखें मुझे देख रही थीं। धीरे धीरे करके और कौवे आते गए और सारे कौवे एक एक करके मेरे पास आ रहे थे। कुछ ही सेकंड के अंदर आसपास कौवों का बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया। मैं जहाँ नजर घुमाती बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। घबराहट और डर मुझ पर हावी हो गए और मैं चीख पड़ी, मैग्नस!